अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। क्लास 12 AQB पास पेपर सॉल्विंग वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। हमने प्रीवियस वीडियो में 25 MCQ सॉल्व किए थे। आइए आज 26 से स्टार्ट करते हैं। अगर मेरी वीडियो समझ आ रही हैं तो काइंडली मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। जनाब 26 MCQ हमारे पास थे। y is equal to x plus c is tangent to a circle। इसकी मैं ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग आपको करवा देता हूँ। बेसिकली ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक सर्किल है, लुक लाइक अ सर्किल, इसको सर्किल मान लीजिए। चलें, ट्राई माय लेवल बैक टू मेक अ सर्किल। ओके, एक सर्किल है जिसपे ये लाइन y इज इक्वल टू x प्लस c किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट है। ओके, लाइक दिस वन, ये लाइन टेंजेंट। अब कह रहा है अगर ये लाइन टेंजेंट है, if y x plus c is tangent to a circle, x square plus y square is equal to 1। इस वक्त ये सर्किल है जिसका रेडियस क्या है, 1 है और सेंटर आपके पास है 0,0। तो कह रहा है यार ये c की वैल्यू जो है ना वो आपके बताएं हमारे पास। जब आपके पास सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर की फॉर्म हो और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कोई लाइन इस पर टेंजेंट हो, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपके पास बराबर होती है सी स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। ये है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी जब आपके पास सर्किल इस फॉर्म में हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो मैं सिंपली वैल्यूज पुट करूंगा। इस वक्त सी की वैल्यू आप नोटिस कीजिए, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी की वैल्यू सी है, एम की वैल्यू 1 है और आर मेरे पास रेडियस है वो 1 है। तो मैं बस वैल्यूज पुट करके एक सी की वैल्यू निकालूंगा। सी की वैल्यू सी, दैट मीन सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर मेरे पास 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा और एम भी मेरे पास 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और सी बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रेडिकल 2 के। आई होप मेरी बात समझ आ गई होगी। चलिए, ये आपका 26 हो गया। ये ध्यान में रखिएगा, सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर की फॉर्म होनी चाहिए, तो ही ये आपकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होगी सर्किल की। यानी ये कंडीशन बता रहा है कि ये लाइन इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, ये वो कंडीशन है। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव कर लेते हैं। ये आपके पास पीछे फार्मूला शीट में मौजूद नहीं है तो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैल्यू ऑफ इंसेंट्रिसिटी। इंसेंट्रिसिटी होता क्या है उसको समझ लेते हैं। एक फिक्स पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं फोकस, और कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं जो कोई एक पाथ फॉलो कर रहे होते हैं। कंडीशन बहुत सिंपल है। मैं डिस्टेंस लेता हूं एफ का। मैं ये इंसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन आपके पास समझा रहा हूं आपको, और पी से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसको अगर मैं क्यू कह देता हूं तो इंसेंट्रिसिटी बेसिकली क्या है, फोकस से पी पॉइंट का डिस्टेंस रेशो पी से इस पॉइंट से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम ई कहते हैं, इंसेंट्रिसिटी कहते हैं। प्रीवियस वीडियो में आपको समझा चुका हूँ पैराबोला की इंसेंट्रिसिटी क्या होती है, हाइपरबोला की इंसेंट्रिसिटी क्या होती है, एलिप्स की इंसेंट्रिसिटी क्या होती है। अब क्योंकि ये आपके पास डिस्टेंस है, दो डिस्टेंस का रेशो है, तो ई इसका मतलब कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो ई की वैल्यू होगी 0 से आपके पास बड़ी ही होगी। ई आपके पास
जीरो से बड़ी होना चाहिए लाजमी तौर पर, क्योंकि दो डिस्टेंस आपके पास और दो डिस्टेंस का कंपैरिजन है। हाँ, जब ई इज इक्वल टू जीरो होता है तो इंसेंट्रिसिटी आपके पास जो है वो सर्किल की होती है, मगर वो ई इज इक्वल टू जीरो नहीं होता, वो ई अप्रोक्सीमेट जीरो के बराबर होता है, मतलब जीरो के करीब करीब जाएगा तो वो शेप सर्किल की बनती है आपके पास। ठीक है, अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैल्यू ऑफ इंसेंसिटिविटी, सादा अल्फाज में ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, इसी वजह से ये इसकी वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि ये दो डिस्टेंस का रेशो है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी। चले जी, द फोकल कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला। अब फोकल कॉर्ड क्या होता है, मैं ये शेप से दिखा देता हूँ आपको। फोकल कॉर्ड शेप से ये मैंने एक पैराबोला बनाया है, ये आपके पास मैंने इसको यहाँ फोकस दिया है। अब अगर पैराबोला से मैं कॉर्ड बनाऊं जो पैराबोला किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और फोकस से गुजरते हुए दूसरे पॉइंट पर जाता है, तो ऐसे कॉर्ड को हम कहते हैं, ये कॉर्ड हमारे पास कहलाती है फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड, अब यही फोकल कॉर्ड अगर कुछ इस तरह से बने, यानी यही फोकल कॉर्ड कुछ इस तरह से बने कि ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो एक्सिस पे, यानी 90 का एंगल बना है, लाइक दिस वन, ये 90 का एंगल बना है। ये जो फोकल कॉर्ड थी इसने 90 का एंगल, ये एक्सिस कहलाती है हमारे पास, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है। तो ये जो फोकल कॉर्ड है इसने 90 का एंगल हमारे पास नहीं बनाया, ये ब्लैक वाली ने, अलबत्ता ग्रीन वाली ने आपके पास 90 का एंगल बनाया। तो ऐसे फोकल कॉर्ड को हम नाम देते हैं लेटस रेक्टम। और इसने कहा है अ फोकल कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला, ऑब्वियसली वो क्या कहलाएगी, आपके पास लेटस रेक्टम कहलाएगी। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी। ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होती है, उससे क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है। ओके जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। जनाब ये कह रहा है दी वर्टिसेस ऑफ पैराबोला, और जल्दी से ये पैराबोला का वर्टेक्स का मतलब क्या होता है ये भी जल्दी से बता देते हैं। इस वक्त ये पैराबोला बना हुआ है बी कॉमा माइनस सी। ओके, इसी हिसाब से पैराबोला बनाते हैं, हालांकि मैं डायरेक्टली आंसर दे सकता हूँ, पर मैं शेप्स बार बार दिखा रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी हो। जो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है एक्स माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a वाई माइनस के। इसका मतलब एच की वैल्यू बी है और के की वैल्यू माइनस सी है। तो जनाब एच मतलब एक्स का पॉइंट, बी तो बी, और वाई की वैल्यू कुछ भी जहां पर होगा। अगर मैं इसको एच कह रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं एच कह रहा हूँ, और इस पॉइंट को मैं कह रहा हूँ के माइनस के है, और इस पॉइंट को अगर मैं एच कह रहा हूँ। अच्छा जी, अब ये पैराबोला की शक्ल भी आपके सामने बना देते हैं। एक्स स्क्वायर वाला है, इसकी मैं पहले भी अंडरस्टैंडिंग करवा चुका हूँ। इसकी एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, 4 क्योंकि पॉजिटिव है इसका मतलब ये अप साइड पे बनेगा, लाइक दिस वन। तो जनाब ये हमारे पास जो पॉइंट होता है ना, ये हमारा पॉइंट कहलाता है वर्टेक्स। और इस वक्त वर्टेक्स क्या दिया हुआ है आपके पास, जैसे मैंने आपसे कहा वर्टेक्स दिया हुआ है बी कॉमा माइनस सी। तो वर्टेक्स आपके पास होगा बी कॉमा माइनस सी, जिसने वर्टेक्स कहा था। मैंने फिगर इसलिए बनाई कि मैं आप चाहता हूँ कि मैक्सिमम आप फिगर्स को बनाना सीखें, आपको जगहें पता हो कि वो जगहें कौन सी है। ओके जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। इलिप्स है द लेंथ ऑफ अ लेटस रेक्टम ऑफ अ इलिप्स। लेटस रेक्टम इलिप्स क्या होता है और ये शक्ल कौन सी इलिप्स की, जरा ये देख लेते हैं। जरा पहले मुझे इसको 4 से डिवाइड करना होगा ताकि मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूं। एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि ए के नीचे बड़ा नंबर है और बी, तो एक्स के नीचे बड़ा नंबर है
और y के नीचे छोटा, इसका मतलब मेजर एक्सिस आपकी x एक्सिस होगी। और ये फॉर्म आपके पास सेंटर ओरिजिन पर है, सादा वाली फॉर्म है, तो मैं सेंटर ओरिजिन पर ही बना लेता हूँ। ओके, सेंटर आपके पास है ओरिजिन पर, लाइक दिस वन, 0,0, और आपके पास ये इलिप्स जो है इसकी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो ये कुछ इस किस्म का होगा। ओके, अब लेटस रेक्टम क्या होता है? लेटस रेक्टम इसके फोकाइज होते हैं। ये फोकाई वही जैसे फोकल कोड मैंने बनाई थी, यहाँ पर भी फोकल कोड बन सकती है। और ये फोकल कोड आपके पास इस किस्म की होगी कि एलिप्स के एक पॉइंट से स्टार्ट होगी और एलिप्स के दूसरे पॉइंट पर मीट करेगी, मगर एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी वो 90 का एंगल बनाएगी। और इसको निकालने का फार्मूला होता है 2b² अपॉन a, यानी ये बराबर होता है 2b² अपॉन a। यानी अगर आपको b और a की वैल्यू मिली हो तो आप लेटस रेक्टम फाइंड कर सकते हो। ध्यान में रखिएगा, इसमें दो लेटस रेक्टम बनती हैं और दोनों सेम ही होती है लेंथ में। ओके, अब यहाँ से नोटिस कीजिए, हमारे पास ये a की वैल्यू है और ये b की। a की वैल्यू हमारे पास 2 है, क्योंकि क्योंकि 4 का स्क्वायर, और क्योंकि 2 का स्क्वायर आपके पास जो होता है वो 4 होता है। और b की वैल्यू हमारे पास 1 है। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। इस कंडीशन में a आपके पास बड़ा है b के, आप देख सकते हैं a b से बड़ा है। तो ये लेटेस्ट रेक्टम है 2b² अपॉन a, ये इसका फार्मूला है। इस वक्त a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 1 है। दैट मीन 2 1² अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 का स्क्वायर 1 होगा। इसका मतलब b इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। चलें जी, जल्दी से मूव कर जाते हैं नेक्स्ट। इफ ई इज द इंसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। जनाब, इंसेंट्रिसिटी को मैं डिफाइन कर चुका हूँ। इलिप्स की इंसेंट्रिसिटी जो होती है वो आपके पास 0 से 1 के दरमियान होती है। जितना वो 0 के करीब होता है तो ये जो इलिप्स होता है इस शेप में होता है, वो सर्किल की शक्ल में चला जाता है। यानी ये इसकी जो आपके पास शेप है ओवल की तरह, वो सर्किल की फॉर्म में चली जाती है। यानी ई की वैल्यू अगर आपके पास 0 के करीब होगी तो इलिप्स सर्किल की शक्ल में चला जाता है। इनफैक्ट सर्किल इलिप्स की एक स्पेशल टाइप है। अच्छा, इफ ई इज इंटेंसिटी ऑफ द दिस इलिप्स, यहाँ पर ये वही वाला इलिप्स बना हुआ है जैसे ए ग्रेटर देन बी। सॉरी, ये इसमें मेजर एक्सिस जो आपके पास है वो वाई एक्सिस है, क्योंकि वाई स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर है। यानी बड़ा नंबर आपके पास ये यहाँ से चल रहा है, बड़ा नंबर है। देन द इक्वेशन ऑफ अ डायरेक्ट्रिक्स, इसको दिखा देते हैं। इक्वेशन ऑफ अ डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, जल्दी से इसका शेप आपको बना के दिखाते हैं। ये जो आपके पास इलिप्स होगा कुछ इस शक्ल का होगा। ओके, लेट मी शो यू। ये इलिप्स इस शक्ल का होगा। यहाँ पर नीचे इसकी डायरेक्ट्रिक्स होंगी, लाइक दिस वन। ये डायरेक्ट्रिक्स है इसकी। ये इसका सेंटर होगा 0,0। ओके, अब ये मुझसे क्या पूछ रहा है, इसकी इक्वेशन ऑफ इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका मतलब इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू a अपॉन ई। या तो ये इक्वेशन है, या मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ इस फॉर्म में, सी की फॉर्म में। आपकी बुक में अगर ये मतलब दो इक्वेशन हैं ये भी मानी जाती है, और ई बराबर होता है सी अपॉन ए के। तो y इज इक्वल टू ए, ई की जगह सी अपॉन ए, और y बराबर हो जाएगा आपके पास a² अपॉन सी। तो ये दो आपके पास इक्वेशंस है। ए अपॉन ई भी हो सकता है, प्लस माइनस क्यू, क्योंकि आपके पास ये ऊपर और नीचे दोनों को एक साथ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो y इज इक्वल टू ए अपॉन ई, दैट मीन्स बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप मेरी बात आपको समझ आ गई है।
ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमारे पास जो है वो है y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी इज टेंजेंट टू अ पैराबोला। अब इसकी शेप किस तरह की होगी ये देख लीजिए। इसकी शेप किस तरह की होगी ये देख लीजिए। ओके, y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपके पास जो पैराबोला है वो कुछ इस टाइप का है। ये कुछ इस टाइप का है और इस पे टेंजेंट है। चेंज द कलर। इस पे टेंजेंट है लाइक दिस वन। ये एक टेंजेंट है और अगेन इसमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसके टेंजेंट का फार्मूला ये भी आपको फार्मूला शीट में नहीं लिखा हुआ, तो आपको ये वाले फार्मूले भी पता होने चाहिए। मैं कुछ फार्मूलाज की अंडरस्टैंडिंग आपको करवा देता हूँ। देखें जनाब। ओके, ये आपके पास एक किस्म की फार्मूला शीट है जो मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ आपके सामने, और थोड़ी सी इसकी अंडरस्टैंडिंग करवा रहा हूँ आपको। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 8 पॉइंट, यानी जब आपके पास पैराबोलास दिए हुए हों, पैराबोलास, ये पैराबोला और इसकी इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट फाइंड करने की बात हो रही हो, तो ये इसकी इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट होती है वाई वाई वन इज इक्वल टू 2ax प्लस x1। पर इसमें क्या होता है, ये जो पैराबोलास आपको दिए हुए होते हैं लाइक दिस वन, ये जो पैराबोला बना हुआ ये वाला, इसमें एक पॉइंट आपको दिया हुआ होता है x1 और y1, और ये टेंजेंट इस पॉइंट पे बन रहा होता है। तो जो इसकी इक्वेशन टेंजेंट होती है वो ये होती है। इलिप्स की इक्वेशन जो होती है वो ये वाली होती है। अगेन इन सब में आपको पॉइंट गिविंग होता है, यानी पॉइंट इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट पॉइंट, और आपको ये याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि ये फार्मूला शीट में मौजूद नहीं है। हाइपरबोला में आपके पास ये वाली होती हैं पर इसमें पॉइंट गिविंग होता है, और इसकी नॉर्मल की इक्वेशन आपके पास ये होती हैं। ये इसकी नॉर्मल की इक्वेशन है और ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी क्योंकि आपके पास फार्मूला इसमें मौजूद नहीं है। ओके, अगर आपने टेंजेंट भी ध्यान में रख ली तो नॉर्मल बनाना कोई मुश्किल नहीं है। मैं कोशिश करूंगा जब मैं सब्जेक्टिव सॉल्व करूं तो मैं ये फार्मूलाज के जरिए ना करूं, कोशिश करूंगा कि मैं एक ही मेथड रखूं सबका, क्योंकि इनको सॉल्व करने के लिए मुझे फार्मूलाज की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा प्रोसेस लंबा जरूर हो जाता है पर इतनी सारी याद करने से जान छूट जाती है। आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, मगर आपको क्या याद करनी पड़ेगी क्योंकि ये उस करंट कंडीशन में ये चीजें ड्राइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। तो कंडीशन ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जो कंडीशन आपके पास होती है c इज इक्वल टू a अपॉन m होता है। a आपके पास जो होता है वो दिया हुआ है फोकस पॉइंट, और m जो है आपके पास स्लोप ऑफ अ लाइन। तो हमारे पास कुछ इस किस्म का पैराबोला दिया हुआ है और ये बराबर होता है c इज इक्वल टू a अपॉन m। इसकी कंडीशन ध्यान में रखेंगे। चलिए अब आप इस क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, क्वेश्चन कह रहा है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज टेंजेंट ऑफ, ये है आपके पास। पहले आप इसमें से आपको a की वैल्यू फाइंड करनी होगी। इसमें से अगर m देखूं तो क्लियरली y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम की वैल्यू 1 आ रही है, और इसको अगर कंपेयर करूं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो 4a बराबर है 3 के। a की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू यहाँ पर c और c ही फाइंड करनी है। c बराबर होगा a की वैल्यू हमारे पास 4 है और m की वैल्यू हमारे पास 1 है, और इसका मतलब इसका आंसर सिंपली 4 होगा। जो फार्मूला शीट मैंने आपको दिखाई है वो फार्मूलाज आपको ध्यान में रखने होंगे। जब भी हमारे पास टेंजेंट और नॉर्मल के क्वेश्चन आएंगे हम उसी के जरिए ज्यादातर सॉल्व करेंगे। चलें जी, नेक्स्ट मूव करते हैं। सादा सा क्वेश्चन है, कहता है यार ये एक पॉइंट है जो इस हाइपरबोला पर है, तो ये y1 फाइंड करें, बस ये वैल्यू पुट करने की बात हो रही है। ओके, 5x की जगह 0 होल स्क्वायर, 12 y की जगह y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 60, ये 0 हो जाएगा, माइनस के 12 y1 होल स्क्वायर
इज इक्वल टू 60। 12 के टेबल में आई थिंक 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 36 और 24 36 48, आई थिंक 5 टाइम्स आपके पास ये होगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसका मतलब इसका आंसर आपके पास होगा 5, मगर माइनस के y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 5, और रेडिकल निकाल लूंगा जनाब। जब रेडिकल निकालूंगा प्लस माइनस 5, रेडिकल में माइनस आएगा तो आयोटा आ जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर आपके पास कुछ ये होगा। पर इट इज रियली इंटरेस्टिंग, ऑप्शन में 5 आयोटा दिया और चलो ये दिया हुआ है, इस शक्ल में दिया हुआ है। चलें ठीक है, आयोटा नहीं दिया, आयोटा नहीं दिया हुआ, ठीक है नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। ओके 34, इफ p 2,3 विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। अच्छा ये पॉइंट, अब ये ट्रांसलेशन में बहुत तफसील से समझा चुका हूँ अपनी पिछली वीडियोस में। अब मैं डायरेक्टली वर्किंग करूंगा। भाई इफ p पॉइंट है 2,3 पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ पर कहीं है, 2,3 पॉइंट है ये p जो विद रिस्पेक्ट टू इस एक्सिस के यानी 0,0 के बिकम्स, अब ये पॉइंट बन रहा है 5, यानी p पॉइंट क्या बना है, p बना है 5,4, यानी 2 से 5 और 4, 5,4, ये p डैश है। तो ये पूछ रहा है कि ट्रांसलेशन वेक्टर क्या होगा, मतलब ट्रांसलेशन कैसे हुआ होगा। सिंपल सा ट्रांसलेशन भाई, 2 से 5 बना है, इसका मतलब ये आपके पास, अगर मैं आपको जस्ट वैल्यूज भी लिखवाऊं तो वैल्यूज कैसे होती हैं भाई, स्मॉल एक्स बराबर होता है कैपिटल एक्स प्लस एच के, और स्मॉल वाई बराबर होता है कैपिटल वाई प्लस के के। और मेरे पास एक्स और कैपिटल एक्स दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है 2 के बराबर, कैपिटल एक्स दिया हुआ है 5 के बराबर, और हमसे एच पूछ रहा है। अगर ये एच 5 उधर मूव करूंगा दैट मीन्स माइनस के, और एच की वैल्यू क्या हो जाएगी -3, यानी -3 आप क्लियरली देख सकते हैं, खाली यही है तो मुझे आगे करने की जरूरत ही नहीं है। सी होगा -3,1। ओके लास्ट वन, और ये फार्मूलाज ही हैं, फार्मूला आपको दे दिया है। कह रहा है इफ एक्स वाई द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर रोटेशन अबाउट द ओरिजिन थ्रू द एंगल थीटा, देन फॉर पॉइंट पी x1 y1 द कोऑर्डिनेट आफ्टर रोटेशन। भाई कोऑर्डिनेट आफ्टर रोटेशन ये फार्मूला है, मैं फार्मूला दिखा देता हूँ आपको कि आपको पता हो। जी ट्रांसलेशन का कहता है कैपिटल एक्स बराबर होता है एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। तो जनाब अली मुकाम ये जस्ट फार्मूला है, हमें सिर्फ देखना है कि फार्मूला कौन सा होगा, और रोटेशन वाला ही दिया हुआ है एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, मेरे ख्याल में यही था, जरा देख लेते हैं। कैपिटल एक्स बराबर होगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, ये x1 y1 की तरह दिया हुआ है उसने, पर वो पॉइंट ही है, एक्स और वाई एक ही बात है, एक्स कॉस थीटा और वाई साइन थीटा। इसका मतलब पहला ऑप्शन ही सही है, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, यस पहला ऑप्शन ही हमारे पास ठीक है। बाकी ऑप्शन में गलतियां होंगी ऑब्वियसली जो कोऑर्डिनेट के हिसाब से। आई होप आपको ये वाली बात भी समझ आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ अ, आपको पास पेपर समझ आ रहे होंगे। अगर मेरी बात समझ आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।